हेलो गाइज, दिस इज दिलीप और आप अपने यूट्यूब चैनल टारीवुड दिलीप पर गाइज जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है जिसमें हम तीसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सभी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए। और इसी सीरीज़ में ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पर बेस्ड होगा। ये दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक को जानने से पहले हमें कुछ बातें जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे IUCN और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो चलो IUCN के बारे में देखते हैं। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज हो नेचुरल रिसोर्सेज का इस फील्ड पे काम करती है। फ्रांस के फाउंटेनब्लेau में इसका फाउंडेशन हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को, और जिसने इसका फाउंडेशन रखा था उनका नाम था जूलियन हक्सले। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है, और IUCN का जो मेन फोकस है वो नेचर को कंजर्व करना है और बायोडाइवर्सिटी के लिए है। नेचर कंजर्वेशन का मतलब तो हम समझ रहे हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायो का मतलब अर्थ है जीव, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। जहाँ पे जीवों की विविधता पाई जाए, अर्थ पर वह जगह जहाँ पर जीवों की विविधता पाई जाए उसी को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब अगर हम कहें कि नंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी जीवों की ऐसी विविधता जैसे प्लांट और एनिमल्स की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाते हैं तो उसी को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और एक बात और, इट इज़ आल्सो नोन एज द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी ह्यूमन सभ्यताओं के विकास का आधार भी बायोडाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन सभ्यताओं के विकास के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की और कल्चरल प्रोडक्ट्स की, जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। ठीक है। IUCN का जो मिशन है वो इन्फ्लुएंस करना है, इनकरेज करना है और असिस्ट करना है। किनको? समूचे विश्व की जो सोसाइटीज़ है उनको इन्फ्लुएंस करना है, इनकरेज करना है और असिस्ट करना है। किस बात के लिए? कि वो नेचर को कंजर्व करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका बराबर यूज करेंगे, यानी कोई ऐसा ना हो कोई सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस यूज किया और कोई उससे अछूता रह गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे वाटर है, वाटर सभी के लिए, वाटर पर सभी का बराबर हक है। कोई ऐसा नहीं है किसी को सबसे ज़्यादा पीने का पानी मिले और किसी को पानी मिले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज पे सभी का हक है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होना चाहिए। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल का मतलब यह है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वे नेचुरल रिसोर्सेज का उतना ही यूज करेंगे जितनी उनकी ज़रूरत है, बाकी वो अपकमिंग जनरेशन के लिए बचा के रखेंगे। इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। IUCN के पास 1400 से ज़्यादा गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप है, और IUCN यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन यह एक ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है जो यूनाइटेड नेशन को कंसल्टिंग सर्विसेज भी देता है। इट वॉज इन्वॉल्व्ड इन इस्टेब्लिश द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, यानी ये इन्वॉल्व रहा किन चीज़ों में? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के इस्टेब्लिशमेंट में और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट में। IUCN एक लिस्ट जारी करता है जिसका नाम है IUCN रेड लिस्ट। किन चीज़ों की लिस्ट जारी करता है? थ्रेटेंड स्पीसीज, जो इसमें खतरे में है। और यही IUCN का मेन फोकस भी है कि नेचर को कंजर्व करना और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, यही IUCN का फोकस भी है। तो जो रेड लिस्ट जारी करता है, तो चलिए उस रेड लिस्ट के बारे में देखते हैं। IUCN रेड लिस्ट, जिसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1964 में हुआ था, जबकि IUCN का जो फाउंडेशन हुआ था वो 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था, लेकिन IUCN रेड लिस्ट का जो फाउंडेशन है वो 1964 में हुआ था। इस काम क्या करता है IUCN रेड लिस्ट जो है? जैसे इसका लोगो आप देख सकते हैं, इसका लोगो ये है, ये इसका लोगो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। इसका मेन काम क्या है? IUCN रेड लिस्ट के जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनकी एक इन्वेंट्री बनाई जाती है, यानी कह सकते हैं हम सीधी सीधी बात हम बोले तो जितने भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं पूरे विश्व में,
पूरे विश्व में जितने भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं उनका एक व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, उनका एक व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। और उस मूल्यांकन के आधार पर वो देखते हैं कि कितने ऐसे स्पीसीज हैं जो इस समय खतरे में हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। उसी हिसाब से फिर उनको कंजर्वेशन स्टेटस दिया जाता है, उसी हिसाब से फिर उनको ग्लोबल लेवल पे कंजर्वेशन स्टेटस दी जाती है। और इसके लिए IUCN ने कुछ कैटेगरीज डिसाइड किए हैं जिसके बेस पे हम जितने भी स्पीसीज हैं उनको इसमें मतलब इंडिकेट करते हैं। जैसे लीस्ट कंसर्न का मतलब ये है, लीस्ट का मतलब है कम, कंसर्न मतलब कम चिंता, यानी कम चिंता वाली चीज़ें, यानी जिनकी ऐसी स्पीसीज, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्लांट और एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज जिनके बारे में अभी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमने चिंता नहीं किया तो निकट भविष्य में इनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा मंडराएगा। तो इसलिए लीस्ट कंसर्न का मतलब है कि कुछ ऐसे जो अभी हैं, पर्याप्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उनकी जो स्पीसीज है वो अभी पर्याप्त है। चाहे किसी भी प्लांट के स्पीसीज के बारे में बात करें चाहे एनिमल स्पीसीज के बारे में बात करें, उनकी संख्या अभी पर्याप्त है, अभी उनसे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ग्रीन आप देख सकते हो, मैं आपको इंडिकेट करते चल रहा हूँ, रेड ले रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में है, यानी यहाँ कोई चिंता का विषय नहीं है, बहुत कम चिंता करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है नियर थ्रेटेंड स्पीसीज, यानी कहने का मतलब है कि अब ये बहुत क्लोज आ गया है हाई रिस्क के, ये बहुत क्लोज आ रहा है। अब जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे, जैसे मैं ये देखिए इधर, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे खतरा मंडराता रहेगा, ठीक है। तो लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंता करना है, यानी उनकी संख्या पर्याप्त है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। नेक्स्ट है नियर थ्रेटेंड स्पीसीज, नियर माने नज़दीक आ चुके हैं, थ्रेटेंड माने डर के, खतरे के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। तो निकट भविष्य में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें उनको संभालने की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वल्नरेबल मतलब असुरक्षित हैं वो, अब उन पे खतरा आ रहा है, लेकिन ये खतरा नेचुरल नहीं हो रहा है, ये खतरा मैन मेड हो रहा है, यानी ह्यूमन कॉज की वजह से ये रिस्क ऐसा आ रहा है। तो ऐसी श्रेणी में जो स्पीसीज आते हैं वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? वैसे तो लिस्ट तो बहुत सारी है, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की, उसकी लिस्ट हम अलग से देख लेंगे और हम आपको बता भी देंगे कहाँ से वो मिल जाएगी आपको। एंडेंजर्ड का मतलब यह है कि वेरी हाई रिस्क, यानी प्लांट के स्पीसीज और एनिमल के स्पीसीज कुछ ऐसे हैं स्पीसीज जो अब बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, अब वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, तो ऐसे में वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब यह है कि इन ए पर्टिकुलरली एंड एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट, यानी अब वो लगभग वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, यानी वो विलुप्त हो जाएंगे अगर हमने कड़े कदम नहीं उठाए तो। अब कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट के स्पीसीज हो, यानी प्लांट की कोई प्रजाति हो या एनिमल की कोई प्रजाति हो, कभी भी विलुप्त हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब ये है कि अब वो कुछ ही जगह पे, यानी उनका एक व्यापक सर्वे किया गया, पहले खूब सर्वे किया गया, सर्वे करने पे पता चला कि अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, तो उनको कुछ जगह पे जो है उनको कैद कर लिया गया और वहीं पे उनका कल्टीवेशन भी होता है, और कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे उनकी नेटिव रेंज है, मतलब उस जगह पे वो रह सकती हैं। अब ऐसे ही कुछ जगह बचे हुए हैं, बाकी हर जगह से वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो इस बात का हम ध्यान देंगे कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब कि जंगल से तो ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ जगह पे ये ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पे उनकी कैप्टिविटी की गई, यानी उनको कैद करके रखा गया, उनका कल्टीवेशन किया गया है और उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर रखा गया है जहाँ के वो खुद के नेटिव हैं, ठीक है। लास्ट है एक्सटिंक्ट, यानी कहने मतलब अब ये वो अवस्था है जहाँ पे अब कोई संदेह नहीं है कि अब ये बचे होंगे, अब वो हट ही गए हैं, मतलब वो पूरे ग्लोबल लेवल पे अब इनकी कोई भी मौजूदगी नहीं है, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी अब ये विलुप्त हो चुके हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IUCN एक कैटेगरी पब्लिश करती है, इसमें अक्सर जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो UPPCS का हो, चाहे वो जितने भी इंजीनियरिंग लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है
कि नेशनल पार्क IUCN की किस कैटेगरी में आता है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी IUCN की किस कैटेगरी में आता है। नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज IUCN की किस कैटेगरी में आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कैटेगरी 1A स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में आता है। कैटेगरी 1B वाइल्डरनेस एरिया के लिए आता है। और कैटेगरी 2 नेशनल पार्क के लिए है। कैटेगरी थर्ड टाइप जो है ये नेचुरल मोनूमेंट और फीचर के लिए है। मोनूमेंट का मतलब क्या होता है। मोनूमेंट्स स्मारक होते हैं, स्तंभ होते हैं, ये सारे मोनूमेंट्स होते हैं जो नेचुरल मोनूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी 4th टाइप, ये हैबिटेट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। इसमें आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो हैबिटेट के लिए होता है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे स्पीसीज रखे जाते हैं जिन पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। तो वो बहुत चीज़ों से हो सकता है कि उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी वो जहाँ रहते थे वहाँ पे उसको उस जंगल की पूरी तरह से कटाई की जा रही है, यानी उसका डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। तो ऐसे जीवों को, ऐसी प्रजातियों को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखते हैं ले आके, ठीक है। वो कैटेगरी 4th टाइप में आएंगे। कैटेगरी 5th टाइप में क्या क्या आएगा, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सी स्केप आएगा। कैटेगरी 6th टाइप में आएगा प्रोटेक्टेड एरियाज़ विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनके बारे में हम मोटा मोटा जानकारी रखेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में रहता है कि नेशनल पार्क IUCN की किस कैटेगरी में आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैटेगरी 2nd टाइप में आती है, ठीक है। आगे भी आएगा तो हम आगे भी इसका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखिए जितने भी प्लांट स्पीसीज है और एनिमल स्पीसीज है उनको इंसानों से खतरा है, अगर कोई भी इंसान, कोई भी मानव अगर इनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो इस एक्ट के थ्रू उनको सज़ा देने का भी प्रावधान इसमें है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया है। ये 9 सितंबर 1972 को ये अस्तित्व में आया था और इसी को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की पार्लियामेंट ने इसे बनाया था, इस एक्ट को, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। प्लांट और एनिमल स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए ये कानून आया था। इसमें 6 शेड्यूल आते हैं और 6 शेड्यूल की डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वेरी करेंगे। जैसे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में कई पार्ट आते हैं, तो कई पार्ट में हम केवल हर पार्ट नहीं लेंगे, केवल पार्ट 2 लेंगे। तो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, ये जो शेड्यूल है 2, ये दोनों शेड्यूल हाईली प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाती है, प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई वायलेशन करता है तो उसकी जो पेनल्टीज है वो बहुत हाई है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो भी प्लांट या एनिमल के स्पीसीज आते हैं उनको अगर कोई भी क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है या उसकी पोचिंग या इलीगल पोचिंग या ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए हाईएस्ट पेनाल्टीज़ का भी प्रावधान है, ठीक है। शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4, इसमें क्या है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ पेनाल्टीज जो है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 से थोड़ा कम है, ठीक है। शेड्यूल 5, इसमें क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं वो जिसे हम कहते हैं स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स, यानी छोटी जंगली जो जीव होते हैं, जिसे हम कीड़े मकोड़े कहते हैं तो भी ठीक रहेगा, जिसमें आते हैं आपके कॉमन क्रो होंगे, फ्रूट बैट्स होंगे, रैट्स होंगे, माइस होंगे। ये क्या करते हैं, डिजीजेज को फैलाते हैं, प्लांट में डिजीजेज को फैला देंगे और प्लांट को फिर अंदर से ख़त्म भी कर देते हैं। यानी एक तरह का इन्हीं को ही हम वर्मिन कहते हैं। वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े। ये क्या करते हैं कि पहले तो पौधों पे पूरी तरीके से रोग फैला देंगे, फिर उनको अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए सरकार ने इनको मारने की खुली छूट दे दी है कि आप दवाई छिड़क के कुछ भी करके आप इनको मार सकते हैं, तो इस पर आप पर कोई पेनल्टीज नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल 6।
इसमें जो स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट है, एंडेमिक प्लांट का मतलब यह है कि ऐसे प्लांट्स जो पर्टिकुलर उसी प्लेस पे पाए जाते हैं, उसी जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट्स। स्पेसिफाइड का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, लगभग 4-5-6 ऐसे प्लांट्स हैं जो एंडेमिक प्लांट्स हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। तो उसको आप गूगल करके देख सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें बस इतना पता होना चाहिए कि शेड्यूल 6 किससे रिलेटेड है। शेड्यूल 6 स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट से रिलेटेड है। कोई भी इसको न तो कल्टीवेशन करेगा और न कोई इसको प्लांटिंग करेगा, ठीक है। तो इस पर प्रोहिबिट किया गया है, यानी इस पर रोक लगाया गया है कि कोई भी स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट्स का न तो कल्टीवेशन करेगा और न ही उसकी प्लांटिंग करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क कंजर्वेशन पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। नेशनल पार्क एक तरह का पार्क होता है जो कि कंजर्वेशन पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। नेशनल गवर्नमेंट ही इसे क्रिएट करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। IUCN, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो IUCN के बारे में हमें पता होना चाहिए। IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ ने नेशनल पार्क को प्रोटेक्टेड एरियाज़ के कैटेगरी 2 टाइप में डिफ़ाइन किया है। अभी हमने देखा था कि नेशनल पार्क को IUCN के कैटेगरी 2 टाइप में डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो 1872 में बना था USA में, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में बना, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है उसके नाम से जाना गया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड नॉर्थ ईस्ट का ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है जो कि ग्रीनलैंड में है। भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। करंट में 104 नेशनल पार्क है भारत में, जो भारत की टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 1.33% कवर करता है, ठीक है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि भारत में है। जैसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में इसका फॉर्मेशन हुआ था जो कि उत्तराखंड में है, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कान्हा नेशनल पार्क जो कि 1955 में फॉर्मेशन हुआ था, मध्य प्रदेश में ये है, और इसे बारहसिंघा के लिए जाना जाता है, जिसे हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं। डियर की तरह ही होता है। हम आपको दिखा दे रहे हैं स्वैम्प डियर कौन सा है, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, ये है बारहसिंघा। आप अगर इसके एंटेलोप्स अगर आप पूरी तरह से काउंट करेंगे तो लगभग 12 आएंगे, इसलिए इसे बारहसिंघा कहते हैं, ठीक है। तो इस बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बारहसिंघा जो कि कान्हा नेशनल पार्क में है, मध्य प्रदेश में जो कि है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, असम में है। इसे 3 बातों के लिए जाना जाता है। पहली कि वर्ल्ड में हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है, और यहीं पर वन हार्न एक सिंग वाला जो राइनोसॉरस है वो यहीं पाया जाता है, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। आइए देखते हैं वन हार्न राइनोसॉरस दिखता कैसे है। आप देख सकते हैं वन हार्न राइनोसॉरस। अब यहाँ पे मैं आपको इसका वो दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये आगे का इसका एक सूंड देख सकते हैं ऊपर की तरफ, सॉरी सूंड मैं बोल रहा हूँ, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक हॉर्न, इस सिंग इसका निकला हुआ है, ठीक है। नाक के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है वन हॉर्न राइनोसॉरस। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क जो कि 1974 में बना था अरुणाचल प्रदेश में। ये ईस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पूरब में ये नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क 1975 में बना था जो कि गुजरात में है। ये एशियाटिक लायन के नाम से एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाटिक लायन हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए बीच में एशियाटिक लायन है, इसी तरह होते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि पटना में है, 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। टाइगर के लिए जाना जाता है ये। क्यूबेलम जाओ नेशनल पार्क, क्यूबेलम जाओ नेशनल पार्क ये 1977 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और मणिपुर में है। ये इकलौता ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है वर्ल्ड में,
विश्व में इकलौता फ्लोटिंग पार्क है जो कि मणिपुर में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि 1977 में बना था, सिक्किम में है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। दुधवा नेशनल पार्क 1977 में बना था, उत्तर प्रदेश में है। ये टाइगर, सांबर डियर और हॉग डियर के लिए फेमस है। सांबर डियर आप देख सकते हैं इसमें, ये देख सकते हैं, ये सांबर डियर है, ठीक है। ये पिक्चर इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी एनिमल्स या कोई भी आप प्लांट्स अगर देखते हैं तो उसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि रटना नहीं है, हमें समझ के ही पढ़ना है। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, 1980 में बना था, राजस्थान में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है डेजर्ट नेशनल पार्क। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप देख सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये लगातार डिक्लाइन हो रहा है। पिछले 50 सालों में 90% इसका पॉपुलेशन जो है कम होता गया है। रीज़न ये है कि इसके जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और हैबिटेट इसके डिस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से, ग्रीन हाउसेस की वजह से इनके जो अंदर के जो इनके नेस्टिंग को भी इनके बर्बाद किए जा रहे हैं। इनकी जो नेस्टिंग बनती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, तो जिसकी वजह से इनकी जो अस्तित्व है, इनकी जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसके वेस्टर्न पार्ट पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 11th वाला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1980 में बना था, जो कि केरला में है। ये काफ़ी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन जो फेमस है वो लायन टेल्ड मैकॉक के लिए है। लायन टेल्ड मैकॉक आप ये देख सकते हैं, इसको वुंडरूज भी कहते हैं। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, आईयूसीएन की जो स्टेटस है एंडेंजर्ड की है। और ये लायन टेल्ड मैकॉक है, ये जिसको वुंडरूज भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाट के साइड में ये पाया जाता है, ठीक है। सदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट के साइड पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि 1981 में बना था, लद्दाख में है। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ये हमने पहले भी देख लिया है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1981 में बना था। 1981 में 3 नेशनल पार्क बने थे। तो सबसे पहला देख रहे हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क, 1981 में बना था, ये भी छत्तीसगढ़ में है। ये वाइल्ड एशियन बफैलो के लिए ज़्यादा फेमस है। आइए देख लेते हैं वाइल्ड एशियन बफैलो। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे वाइल्ड एशियन बफैलो, और मैं आपको एक बार मार्क भी कर दे रहा हूँ, ये है वाइल्ड एशियन बफैलो, ठीक है गाइज, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दाचीगम नेशनल पार्क, 1981 में बना था, जम्मू एंड कश्मीर में। ये कश्मीरी टैग के लिए फेमस है। ये केवल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे कश्मीरी टैग पाया जाता है। कश्मीरी टैग के बारे में जान लेना ज़रूरी है। ये है जिसे हम हंगुल भी कहते हैं, ठंडे प्रदेश में ये पाया जाता है, इसे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में बना था, हिमाचल प्रदेश में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। सुंदरम नेशनल पार्क 1984 में बना था, वेस्ट बंगाल में है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में बना था, हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1989 में बना था, हरियाणा में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गाइज एक बात और याद रखिए, सुल्तानपुर ये हरियाणा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो इस बात का ध्यान रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1989 में हरियाणा में बना था। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में उत्तराखंड में बना था, यहीं पर ही गौमुख ग्लेशियर भी है। पापीकोंडा नेशनल पार्क 2008 में बना था, आंध्र प्रदेश में, और ये कई चीज़ों के लिए फेमस है, इस बात को देख लेंगे एक बार। रॉयल बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, रॉयल बंगाल टाइगर देख लेते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर को, ये है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, तो इस बारे में ध्यान देंगे। नेक्स्ट है जलदपारा नेशनल पार्क, जो कि 2012 में वेस्ट बंगाल में बना था, और ये फेमस है एलिफेंट और इंडियन राइनोसरस के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें देख चुके हैं हम। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये आईयूसीएन की कैटेगरी 4th टाइप में आता है। जैसा हमने पहले भी बता दिया था, जब आईयूसीएन की कैटेगरी में बता रहा था तभी बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आईयूसीएन की कैटेगरी 4th टाइप में आता है। चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर है।
अच्छा, सबसे पहले ये भी जान लें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या। अभी तो हमने ये देख लिया कि IUCN की कैटेगरी 4th टाइप में आता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बेसिकली जो है ये है क्या, क्या बताता है ये। इसका जो मेन पर्पज है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है किसकी, जो पर्टिकुलर फ्लोरा ऑफ फौना है। पार्टिकुलर फ्लोरा ऑफ फौना का मतलब क्या है, पार्टिकुलर फ्लोरा ऑफ फौना का मतलब ये है कि ऐसे फ्लोरा ऑफ फौना जो इस समय बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है, यानी बहुत ही डेंजर में है। क्यों डेंजर में है, क्योंकि इसलिए क्योंकि कंटिन्यूसली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दैट हैव पोज्ड अ थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन टू द वर्ल्ड, टू द वाइल्ड लाइफ, जो किसी भी समय एक्सटेंशन पे आ सकते हैं, इन पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे जीवों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है, उनको उसी हिसाब से कंजर्वेशन स्टेटस भी प्रोवाइड की जाती है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उनको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे वो बचे रहें, वो एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, बाद में फिर इसका कंक्लूजन भी देखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, लेकिन नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ में इसका जो मेन एम है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना को। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फौना मतलब होता है एनिमल, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जबकि नेशनल पार्क क्या करता है, फ्लोरा फौना या किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट हिस्टोरिकल या जियोग्राफिकल कोई सिग्निफिकेंस है जिसका बहुत बड़ा महत्व है, उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, जबकि नेशनल पार्क में एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है। जैसा कि हमें पता था जब हमने कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन जब पढ़ा था पिछले पार्ट 2 वाले लेक्चर में, तो हमने देखा था जो कोर है, कोर के अंदर नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर जो है उसकी एरिया जो है फिक्स्ड है, उसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज़ ओपन टू द जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक के लिए हमेशा खुला रहता है। लेकिन नेशनल पार्क में क्या होता है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं खुला रहता। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जबकि नेशनल पार्क जो है ये स्टेट या सेंटर जो लेजिस्लेचर होते हैं वो उनके द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं के द्वारा ये इस्टेब्लिश की जाती है। सेंचुरी जो होती है उसे नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है। ए सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू ए नेशनल पार्क, लेकिन नेशनल पार्क को सेंचुरी के रूप में अब डाउनग्रेड नहीं किया जाता, कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू अ सेंचुरी, यानी इस नेशनल पार्क को सेंचुरी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन सेंचुरी को नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो मेन डिफरेंस हमको पता चला इन दोनों में वो ये था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू ए लिमिट एक्सटेंट, एक सीमा तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ किया गया, लेकिन नेशनल पार्क में यही चीज़ इलीगल है, आप नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आप नेशनल पार्क में विदाउट परमिशन आप प्रवेश नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि 2014 में बना था। 1985 में ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आ चुका था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट आ चुका था, लेकिन क्लाइमेट चेंज मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि MOEFCC ये बना था 2014 में। क्लाइमेट चेंज जो है मई 2014 में इसे जोड़ा गया था, क्लाइमेट चेंज तब ये बना था MOEFCC। ठीक है, अदरवाइज़ ये पहले 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के नाम से ही जाना गया। ठीक है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है भारत में, पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो कि 1979 में बना था, ये महाराष्ट्र में है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में बना था जो कि गुजरात में है। कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बना था जो कि लद्दाख में है। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1973 में बना था जो कि गुजरात में है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1991 में बना था जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। चकटांग
कोल्ड डेजर्ट, चट्टांग याद नहीं रख पा रहे हैं तो कोल्ड डेजर्ट याद रखेंगे। चट्टांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 बना था, जो कि लद्दाख में है। राजीव गांधी नागार्जुन सागर श्री साइलम भी कहते हैं इसे। राजीव गांधी टाइगर रिजर्व 1978 में बना था। ये भी टाइगर रिजर्व भले ही लिखा है, लेकिन ये भी एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में बना था, उत्तर प्रदेश में है। गहीर माथा मरीन सेंचुरी जो कि 1997 बना था, जो कि उड़ीसा में है। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2008 में बना था, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो गाइस वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भी वीडियोस एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट का कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, तो हम शुरू से लेकर अंत तक एनवायरनमेंट के ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस देखने के लिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए।